Assalamu alaikum. So in this tutorial, we are going to learn about the Con, which is one of the toolbox, the MATLAB based platform, which is used to compute and display and analysis of functional connectivity of fMRI studies. तो इसके अंदर ये कौन एक सॉफ्टवेयर है। बेसिकली ये इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हमारे पास fMRI स्कैन्स हो और fMRI एनालिसिस करना हो। तो हमारे पास जो जनरल प्रोसीजर होते हैं, सबसे पहले fMRI डाटा डाउनलोड करना, फिर उसके बाद उसकी प्री प्रोसेसिंग करना, फिर उसके बाद उसके फंक्शनल कनेक्टिविटी, फिर वहाँ से मुख्तलिफ जो एनालिसिस हैं हमारे पास fMRI स्टडीज़ के, वो अप्लाई करने के बाद फिर उनको आगे क्लासिफिकेशन की तरफ जाना या प्रेडिक्शन की तरफ जाना या क्लस्टरिंग की तरफ लेके जाना। तो इन दिस ट्यूटोरियल जो एक कौन टूल बॉक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जो हैं वो जो बतानी ज़रूरी हैं वो ये है कि फंक्शनल कनेक्टिविटी क्या होती है, जो हम कौन के थ्रू फाइंड करेंगे। तो फंक्शनल कनेक्टिविटी is defined as the statistical association or dependency among two or more anatomically distinct time series। तो होता यह है कि जब हमारे पास एक fMRI स्कैन आ जाता है तो उस fMRI स्कैन की प्री प्रोसेसिंग करने के बाद एक पॉइंट्स हम लेते हैं, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि एक ब्रेन जब भी कोई फंक्शन करता है, जब भी कोई पर्टिकुलर टास्क करता है इंसान, तो उसका ब्रेन आपस में कुछ पॉइंट्स इस तरह के मिलते हैं जिससे वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया जाता है। अब लेट्स से ये आपके पास एक ब्रेन है, तो इस ब्रेन के ऊपर ये सर्कल्स किए हुए हैं। अब ये सर्कल्स क्या करेंगे, अब कोई एक टास्क हमें ऐसा मिलता है कि उसको परफॉर्म करने के दौरान हमारे ब्रेन्स के कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन से ऐसे वॉक्सल्स या न्यूरॉन्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और फिर इंटरकनेक्ट होने के बाद वो टास्क परफॉर्म करते हैं। तो कौन जो है वो हमें इस फंक्शनल कनेक्टिविटी के बारे में बताएगा कि जब हमारे पास एक fMRI स्कैन आ जाता है तो उसके अंदर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपस में लिंक होते हैं, और वो जो आपस में लिंक हो रहे हैं जो पॉइंट्स हैं उनकी आपस में स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताएगा। और वो किस तरह बताएगा कि एक पॉइंट के ऊपर कोरिलेशन निकालेगा दूसरे पॉइंट के साथ। तो एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक टाइम सीरीज होगी, फिर दूसरे पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक टाइम सीरीज होगी, फिर उन दो टाइम सीरीज के आपस में कोरिलेशन निकाल के फिर हमें ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर टास्क के लिए ब्रेन के कौन कौन से रीजन्स आपस में एक्टिवेटेड है, कौन कौन से आपस में कोरिलेट कर रहे हैं रीजन्स। तो उसके बाद जो चीज़ देखने वाली होती है वो होता है आपका डाटा सेट। मैं इस टाइम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरे पास जो एनालिसिस आज परफॉर्म करना है वो कंट्रोल डाटा सेट्स के हैं, यानी कि मेरे पास 53 स्कैन्स हैं जो कि नॉर्मल बच्चों के हैं। अब जो मेरे पास जो डाटा मैंने ये डाउनलोड किया था और डाउनलोड करने के बाद जो मेरे पास ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, एक स्केल दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसमें से आपको मैं कोई एक स्कैन ओपन करके दिखाता हूँ। लेट्स से ये वाला स्कैन है, ये उसकी एक आईडी है। फिर उसके बाद सेशन 1 का मतलब क्या है कि इस बच्चे के जो स्कैन हैं वो एक ही सेशन के दौरान लिए गए हैं, 2 3 4 सेशन भी हो सकते हैं। अब सेशन 1 के अंदर ये अब दो मजीद सब फोल्डर्स हैं, एक AN81 यानी कि एनाटॉमिकल इमेज जिसे हम स्ट्रक्चरल इमेज कहते हैं, स्ट्रक्चर स्कैन है, और दूसरा रेस्ट है। अब रेस्ट से क्या मुराद है कि ये रेस्टिंग स्टेट fMRI स्कैन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो रेस्टिंग स्टेट fMRI से मुराद ये होता है कि जब एक पेशेंट का fMRI स्कैन लिया जाता है तो उस टाइम वो पेशेंट फुल रेस्ट के फॉर्म में होता है, वो उसे किसी किस्म के कोई टास्क परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये फॉर्मेट बनता है, सबसे पहले एक
आईडी, फिर उसके अंदर सेशन, फिर सेशन के अंदर फिर दो फोल्डर्स, एक स्ट्रक्चरल दूसरा फंक्शनल, फिर हर एक के अंदर एक जिप फाइल है। तो इस तरह के जो फोल्डर्स का पूरा एक पैटर्न बनता है, इसको एक फॉर्मेट बनता है सेव करने का, एफएमआरआई डाटा को एक पूरा फॉर्मेट बनता है, और इस फॉर्मेट को हम कहते हैं बिट्स, BIDS, बिट्स फॉर्मेट। तो मेरे पास जो डाटा है वो है बिट्स फॉर्मेट, बिट्स फॉर्मेट के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे जो पिक करना है वो ये है कि कौन जो है उसे, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें जो सबसे जो पहली चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होती है मैट लैब। अब मैट लैब के मुख्तलिफ वर्जन हैं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो R2021A है, लेकिन आप कोई भी मैट लैब का वर्जन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक जो इसके अंदर जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि मैं इससे पहले 2015 का मैट लैब यूज़ करता था। तो उस मैट लैब के वर्जन के साथ कौन के कुछ इश्यूज थे। वो इश्यूज ये थे कि जब एक एनालिसिस परफॉर्म कर देता था तो उसके कुछ ग्राफिकल व्यूज आते हैं, कुछ ग्राफ बनते हैं। जो 2015 का वर्जन था मैट लैब का, वो उस ग्राफ को प्रॉपर्ली शो नहीं था करता। सो दैट्स व्हाई आई मूव टू द 2021 वर्जन ऑफ मैट लैब। फिर उसके बाद कौन के कौन जो है वो उसको ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करके उसको इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, और ये किस तरह कनेक्ट किया जाता है ये एक अलग पोर्शन है, वो बाद में बताया जाएगा। अच्छा, मैटलैब का जब आपके सामने आ जाता है सब कुछ प्लेटफॉर्म, तो फिर आप वहाँ पे सिंपली फोल्डर ऐड करने के बाद टाइप करें कौन, तो आपके पास जो कौन का यूज़र ग्राफिकल इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, और कौन आपके पास कुछ इस तरह से होता है। सो अब कौन के ऊपर आप लोग ये देख सकते हैं कि न्यू, ओपन, प्रोजेक्ट, टूल्स, हेल्प, सेटअप, डिनोसिंग, एनालिसिस, रिजल्ट्स, सेकंड लेवल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करना क्या होता है, हम सबसे पहले जाएंगे, अगर ओपन से मुराद ये है कि अगर आपने पहले कोई कौन के ऊपर कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उसे ओपन करना चाहें तो वो ओपन के थ्रू होगा। लेकिन अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट करना है तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे न्यू करेंगे, तो फिर हम पहले क्लिक करेंगे न्यू के ऊपर। जब न्यू ओपन हो जाएगा तो ये आपसे डिमांड करता है कि इसको कहीं ना कहीं सेव किया जाए। अब मैं इसे सेव करूँगा अपनी हार्ड ड्राइव के ऊपर, कौन प्रोजेक्ट 1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट फॉर कंट्रोल्स, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है मैं वो कंट्रोल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेव। ये सेव हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे जो टॉप बार है वहाँ पे देख सकते हो कि सेटअप है, फिर उसके बाद जो सेकंड है वो डिनॉइसिंग है, एनालिसिस है, रिजल्ट्स है। तो कौन का ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है, इसमें से आप कोई भी स्टेप जो है वो आप छोड़ नहीं सकते। अगर सेटअप पे जाना है तो सेटअप के अंदर क्या होगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप लोगों ने वो चीज़ें लिखनी है जो आपके पास जो डाटा पास है, और वो आपने इनपुट देना है यहाँ पे। फिर यहाँ से वो सेटअप के अंदर मुख्तलिफ ये बार्स को एक्सप्लोर करेंगे हम वन बाय वन। फिर यहीं से प्री प्रोसेसिंग, फिर QA प्लॉट्स, क्वालिटी इंश्योरेंस प्लॉट्स, फिर डन करने के बाद फिर ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेगा। इसमें से कोई भी स्टेप जो है वो आप छोड़ नहीं सकते। अच्छा, अब बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड होती है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी पेशेंट्स यू हैव। मेरे केस के अंदर मेरे पास 53 सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरे पास 53 सब्जेक्ट्स आ गए हैं। नंबर ऑफ सेशंस, तो आपको मैंने जब डाटा सेट दिखाया था कि वो एक सेशन के ऊपर मेरा काम होता है, तो इसलिए एक सेशन यानी कि हर पेशेंट का एक एक सेशन के ऊपर डाटा लिया गया है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है रेपुटेशन टाइम्स, सेकंड्स, यानी कि जब एफएमआरआई स्कैन आते हैं आपके पास, तो उन स्कैन्स को कितने सेकंड्स के लिए स्कैन किया गया, यानी कि एक इमेज है वो कितने टाइम के लिए ली गई है। अब ये कहाँ से पता चलता है, ये पता चलेगा आपको जहाँ से आपने अपना डाटा डाउनलोड किया है। अब लेट्स से मेरा जो डाटा है वो मैंने ABID, एक वेबसाइट है जहाँ पे ऑटिज्म का डाटा
वो शो करते हैं, मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद ये देखें, ये वो वेबसाइट है ABID1 और ABID2। अब यहाँ से मैंने मुख्तलिफ इसके फर्दर वेबसाइट्स बनती हैं जिसके ऊपर डाटा स्कैन्स पड़े हैं। अब मैंने इसमें से कोई भी उठा लूँ ये, अब यहाँ से डाउनलोड्स में चला जाऊँ तो यहाँ पे मेरे वो स्कैन्स पड़े हैं और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ी है, फिर स्कैन्स और प्रोसीजर्स के पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। अब इसमें से मैंने एक वेबसाइट उठाई और वेबसाइट उठाने के बाद ये उसका एक मेरे पास एक मैनुअल आता है कि किन किन पैरामीटर्स के ऊपर उन्होंने अपना डाटा जो है वो डाउनलोड किया है। अब यहाँ पर जो टू लिखा हुआ था, नंबर ऑफ वॉक्सल्स कितने हैं ये भी आपको शो किया जा रहा है, वॉक्सल्स का साइज कितना है, सब तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन मुझे जो यहाँ से पे रिक्वायर्ड है वो TR है, रेपुटेशन टाइम, रिपीटिव टाइम। अब वो यहाँ पे लिखा है कितना हुआ है, 2 सेकंड्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं कौन के अंदर जाऊंगा तो वहां पर मैं ये जो यहाँ पर जो टाइम होगा वो 2 सेकंड्स है और ये बाय डिफॉल्ट भी यही है। लेकिन लिहाजा जब आपने अपना डाटा एंटर करना होता है तो सबसे पहले उस वेबसाइट्स के ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ पैरामीटर्स की दी होती है, वहाँ पर जाकर देखें कि उस पर्टिकुलर लैब ने वो जो एफएमआरआई स्कैन्स लिए हैं उनके अंदर किस तरह कितना टाइम उसने यूज़ किया था। किसी का 3 सेकंड होता है, किसी का 4 सेकंड होता है। तो अब ये डिफरेंट है, हर वेरिएशन कर रही होती है हर डाटा के हिसाब से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखी है स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल डाटा के ऊपर आपको मैंने दिखाया था कि 2 तरह के डाटा सेट थे, एक एनाटॉमिकल था जो हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और एक फंक्शनल था जो रेस्ट की फॉर्म में था। अब हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, जो डाटा है वो देने लगे हैं, इनपुट देने लगे हैं कौन को। अब वो किस तरह देनी है, अब इस वाले बार फिर जाके हमने अपने पहले वो टारगेट फोल्डर ढूंढना है, फिर वहाँ से फाइंड करने के बाद हम इसको डाटा देंगे। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि वो जो डाटा है वो किस किस फॉर्मेट में हो जी, IMG, NII यानी कि निफ्टी फाइल्स हो सकती हैं। अब इस तरह ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। अब हम सबसे पहले करेंगे फाइंड। फाइंड करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर अपना वो फोल्डर ढूंढेंगे, पर्टिकुलर जो फोल्डर बनता है हमारे पास। अब पहले बिन के ऊपर अप्लाई करें। यहाँ पर अगर नहीं आपको मिल रहा तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं कि सबसे पहले आप वहाँ पर जाएं जहाँ आपका डाटा पड़ा है, लेट्स से ई के अंदर। अब यहाँ से इसे कॉपी कर लें जो आपका रिक्वायर्ड पाथ है, और फिर इसको वहाँ पे मैट लैब के अंदर लेके चले जाएं और यहाँ पे जहाँ बिन लिखा हुआ है यहाँ पे इसे कर दें पेस्ट यहाँ पे। ये लें, अब यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे जो मेरा आगे जो सब फोल्डर है वो है Control 53 कॉन RKS एनालिसिस। इसको इसको मैं क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद मेरे पास ये सारे जो मेरे स्कैन्स हैं वो रिक्वायर्ड आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने चूँकि एनाटॉमिकल है तो जितने भी स्कैन्स हैं ये देखें, अब जितने भी स्कैन्स हैं जिसको मर्जी को ले लें आप, यहाँ पर एक फोल्डर ये लाजमी होगा जिसे ये ANAT कह रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसे लेके जाता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर। और यहाँ पे मैंने वो सारे लिखे हैं AN81। अब जितने भी स्कैन्स थे ये देखें वो सारे इसने यहाँ पे मैंने फाइंड क्लिक किया तो यहाँ पे वो सब आ चुके हैं। ये देखें, अब इसका जो
जो इसकी एक्सटेंशन है वो है जनाब .nni.gz, यानी कि निफ्टी फाइल है। और इसके आगे जीजी का मतलब क्या है कि वो उसने लिखे हुए हैं, यानी कि अच्छा। फिर उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ से तो जितने भी स्कैन्स हैं आपके पास 53 स्कैन्स हैं, इन सबको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सब्जेक्ट्स में आ जाना है। फिर सारे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है और फिर इधर सेलेक्ट करने के बाद आपने प्रेस कर देना है इंपोर्ट। अब ये यहाँ पे लोडिंग फाइल्स हो रही हैं। अब सिलेक्शन हमने इस तरह क्यों की है, इस तरह सिलेक्शन करने के पीछे रीज़न ये थी कि जब आप यहाँ पे जाके सारे सबको सिलेक्ट करेंगे और फिर सब्जेक्ट्स के अंदर सबको जाके सिलेक्ट करेंगे तो वो वन बाय वन हर एक की एंट्री करेगा। अगर आप लेट से इधर से सब सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन जाके सब्जेक्ट्स में जाके सिर्फ एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो 50 के 53 स्कैन्स हैं वो इधर से जाके एक सब्जेक्ट को जाकर देखेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, फिर हमें 53 सब्जेक्ट्स हैं तो 53 सब्जेक्ट्स के लिए 53 ही असाइन करने चाहिए। अब ये जो आउटकम आया हमारे पास 53 फाइल्स असाइंड टू 53 सब्जेक्ट्स, यानी कि इसका मतलब है हर सब्जेक्ट के अंदर हर एक का स्कैन आ चुका है। ऐसे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अभी यहाँ पे हो चुका है ये अपलोड। अब हमें ये किस तरह वेरीफाई करना है कि वो सही हुआ कि नहीं हुआ, तो अब इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट को क्लिक करें, सब्जेक्ट वन, तो ये सब्जेक्ट वन के लिए स्कैन आ चुका है। अब इसको इधर से अगर मूव करते हैं तो आप उसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स, ये जो XYZ आता है ये आपको बता रहा होता है उसके पीक कोऑर्डिनेट्स। इस टाइम जो मेरा कर्सर है वो -9 -334 के ऊपर है और इससे मूव करते जाओगे आप तो ये एक ब्रेन का रीजन के बारे में हमें बता रहा है। इसी तरह किसी को भी आप सेलेक्ट करके देख लें 28 27, तो ये स्कैन्स हमारे पास आते जाएंगे। लेट्स से 51 को ये हमारे पास स्कैन आ चुके हैं और ये कौन से स्कैन है, स्ट्रक्चरल स्कैन है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन काम करना होता है वो अब आ जाते हैं फंक्शनल के ऊपर। अब फंक्शनल के ऊपर जाके हम क्या करेंगे, फंक्शनल जो डाटा है उसे अपलोड करेंगे। उसे अब अपलोड करने के लिए हम ऑलरेडी अपनी जो रिक्वायर्ड पाथ था उसके ऊपर पहले से मौजूद हैं, बस अब हमने एनाटॉमिकल की जगह सर्च करने के लिए कौन से लिखने हैं, फंक्शनल। तो फंक्शनल के लिए हमारे पास कौन से कीज थे, रेस्ट वन, दिखा देता हूँ आपको मैं, स्टॉप शेयर। ये देखें एक सेशन था, हर एक के अंदर एनाटॉमिकल हम पहले सर्च कर चुके हैं। अब सेकंड फोल्डर के लिए उसने लिखा हुआ है जी रेस्ट वन। तो हम क्या करेंगे, रेस्ट वन के ऊपर जाके Ctrl+C और फिर उससे अपने जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में जाने के बाद इस लाइन पे लिखेंगे पेस्ट वी, पेस्ट कर देंगे Ctrl+V और फिर हम इसे कहेंगे फाइंड। तो वो जितने भी स्कैन्स होंगे सबको वो फाइंड कर लेगा। अब ये सारे हमारे पास निफ्टी फाइल्स जो कि जिप की हुई हैं .gz से, तो हमारे पास ये 53 की 53 आ चुकी हैं। अब हम करेंगे क्या, सेम वही प्रोसीजर, सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डाउन एरो 54, अच्छा 53 इधर से स्कैन आ चुके हैं। फिर हम इधर जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सबको 53 और सिलेक्ट करने के बाद उसने अपनी सारी प्रोसीजर की है, ये जो प्रेस करेंगे इंपोर्ट। अब ये जो सारी फंक्शनल इमेजेस हैं, अब ये सारी
एज अ इनपुट चली जाएंगी कौन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इस तरह हम अपना जो डाटा है वो कौन को देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट पोर्शन में जाके देखते हैं कि उन्हें आगे मज़ीद इन स्कैन्स के साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं, और जो मेरे पास फ़िलहाल जो रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं उनके अंदर मुझे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। See you in the next. Bye.